गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है नासकॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम NTLF। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो NTLF फोरम है नासकॉम का उसको एड्रेस किया रिसेंटली। तो ये है 29th एडिशन है NTLF का और इस बार का थीम था शेपिंग द फ्यूचर टुवर्ड्स अ बेटर नॉर्मल। ठीक है, तो ये नासकॉम इसको ऑर्गेनाइज कराता है। ठीक है, तो ये नासकॉम के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री एसोसिएशन है जो हमारी आईटी इंडस्ट्री ने के लिए को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, एक तरह से ये प्रेशर ग्रुप है, एक तरह से ये हमारा इंटरेस्ट ग्रुप है जो कि हमारी आईटी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आईटी इंडस्ट्री और बीपीओ इंडस्ट्री उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 1988 में इसको बनाया गया था। ठीक है, तो जितनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, बीपीओ सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली जो कंपनी है, वो सब जो है उन्होंने मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो उसको हम नासकॉम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो है सर्विस क्वालिटी कैसे मेंटेन की जाए, आईपीआर जो है इस आईटी इंडस्ट्री में उसको कैसे इन्फोर्स किया जाए, ये सब जो रोल्स हैं ये परफॉर्म करती है नासकॉम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉम्प्रिहेंसिव एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंडिया में ने जो है उसको साइन किया है। इंडिया और मॉरिशस जो के बीच में जो ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसको हमारी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। ठीक है, तो ये है क्या, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि इंडिया ने किसी भी अफ्रीकन कंट्री के साथ साइन किया है। ठीक है, तो सबसे पहली कंट्री कौन सी बनी है, मॉरिशियस। तो अब हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और किसी भी अफ्रीकन कंट्री के साथ नहीं है, ये मॉरिशियस हमारी पहली कंट्री बनी जिसके साथ हमने एक तरह से एक फॉर्म ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, जो एक तरह से ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। ठीक है, अब ये क्या क्या कवर करेगा, ट्रेड इन गुड्स, रूल्स ऑफ ओरिजिन, ट्रेड इन सर्विसेज, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, ये सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर्स। सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर्स क्या होते हैं, क्वालिटी पे, जैसे कि समझ लो यहाँ से या चलो मॉरिशस से मैंगो आया। ठीक है, तो मैंगो में अगर उनको हमारे इंडिया को लग रहा है कि इसमें कुछ खराबी है या कुछ इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, तो उस केस में हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं इंपोर्ट पे। तो ये कौन कौन से केसेस होंगे जिसमें हम सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स जो है वो इन्वोक करके हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ये सब भी इसी एग्रीमेंट में कवर किया गया है। फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट, मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सनस, टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज, कस्टम प्रोसीजर्स, मतलब बहुत ही तरह से ब्रॉड एक एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया और मॉरिशस ने। ऑफकोर्स इसको भी इन्फोर्स होने में टाइम लगेगा। इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इट विल बी एनफोर्स्ड बिटवीन दीज टू कंट्रीज। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि इंडिया को 310 एक्सपोर्ट आइटम्स जो है उसकी एक तरह से सर्वे जो है एक तरह से फैसिलिटी मिलेगी कि 310 एक्सपोर्ट ऐसी आइटम्स हैं जो इंडिया कर सकता है मॉरिशस को। ठीक है, फिर मॉरिशस हमारे को 615 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमको वो इंपोर्ट कर सकता है। ठीक है, एक्सेस मिलेगा उनको इंडिया की मार्केट का। इंडिया के सर्विस प्रोवाइडर्स को 115 सब सेक्टर्स ऑफ 11 ब्रॉड सर्विस सेक्टर्स का एक्सेस मिलेगा इन मॉरिशस। सिमिलरली मॉरिशस को 95 सब सेक्टर्स का 11 ब्रॉड सर्विस सेक्टर्स का में जो है एक तरह से एक्सेस मिलेगा मार्केट का। ठीक है, ये सारे देखो लिखे हुए हैं ना, प्रोफेशनल सर्विसेज, R&D, बिजनेस सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन, हायर एजुकेशन, ये सारे सब जो है सेक्टर कवर किए। ऑफकोर्स आपको ये याद नहीं रखने, आपको ये भी याद नहीं रखना है कि कौन कौन से कितने एक्सपोर्ट आइटम्स का मिल रहा है, कितने जो है सर्विसेज का मिल रहा है, बस इसको आपको ब्रॉड आउटलाइन पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर एक ऑटोमेटिक ट्रिगर सेफगार्ड मैकेनिज्म भी बनाया जा रहा है हाईली सेंसिटिव प्रोडक्ट्स के लिए, जिसको जिसको आप है कि सेफ गार्ड की, मतलब अगर आपको इंपोर्ट को रोकना है या आपको ट्रेड को किसी वजह से रोकना पड़ रहा है तो उसका भी मैकेनिज्म जो है वो भी इस एग्रीमेंट में जो है कवर किया हुआ है। ठीक है, तो जो उसके प्रोविजंस होंगे कि कब रोका जा सकता है, क्यों रोका जा सकता है, वो सब भी इस प्रोविजन में इस एग्रीमेंट में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब हम बैकग्राउंड देखते हैं थोड़ा सा। इंडिया ने एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज दिया था $353 मिलियन का मॉरिशस को 2016 में। उसी के बेसिस पे हम सुप्रीम कोर्ट की उनकी बिल्डिंग बना रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, फिर मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट हमारा फेज़ 1 वहाँ शुरू हो चुका है। 100 बेड स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल हम वहाँ बना रहे हैं।
और अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि आप देखो मेन इंपोर्ट पार्टनर्स ऑफ मॉरिशस कौन है, ठीक है। इंडिया है 13.85%, लेकिन चाइना है 16.69%। मतलब चाइना इज़ अ बिगर इंपोर्ट पार्टनर देन इंडिया ऑफ मॉरिशस, ठीक है। तो मॉरिशस से बड़ा, मॉरिशस के लिए इंडिया से बड़ा इंपोर्ट पार्टनर जो वो चाइना है। तो ये एग्रीमेंट साइन करने के बाद देयर इज़ होप कि इंडिया विल ओवरटेक चाइना एज द बिगेस्ट इंपोर्ट पार्टनर ऑफ मॉरिशस। फिर जो बायलैटरल ट्रेड है इंडिया और मॉरिशस का, वो 233% ग्रोथ हुई है उसमें, फ्रॉम 2005-06 टू 2019-20, ठीक है। तो ये हमारे फैक्ट्स थे, इसको आप देख लेना। आपको ये नंबर्स नहीं याद रखने, बस ट्रेंड याद रखना है कि ग्रो जो है ग्रोथ हुई है बायलैटरल ट्रेड में। सबसे बड़ा जो इंपोर्ट पार्टनर इस टाइम पर चाइना है। फिर इंडिया जो है इकोनॉमिक पैकेज दिया है हम उनके तरफ, जो हम एक तरह से हमारे जो जेस्चर्स हैं वो क्या क्या हैं, हम ट्रेड में कैसा परफॉर्म कर रहा है हमारा रिलेशनशिप, ये सब आपको सिर्फ याद रखना है। यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर दीज नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अडॉप्शन अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो यूनियन कैबिनेट ने एक बिल है, मतलब जो अमेंडमेंट बिल है जो हमारा अमेंड करेगा जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 को, उसको अप्रूव किया है। जिसके बेसिस पर जो अडॉप्शन होती है, मतलब अगर कोई जो है डिस्ट्रेस में जो कोई चिल्ड्रन है, तो उनकी अडॉप्शन करने का जो प्रोसीजर है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए गवर्नमेंट ने सिविल कोर्ट्स के बजाय जो पावर है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दिया, ठीक है। तो मतलब कि जब कभी समझ लो कोई वॉर रेवेज्ड कोई, या फिर समझ लो कोई क्राइम में इन्वॉल्व चिल्ड्रन है, ठीक है, तो और वो उनकी अडॉप्शन की जब बात आ रही है, जो कि मतलब क्राइम से समझ लो कि रेप विक्टिम्स हैं या कुछ ऐसे विक्टिम्स जो हैं जिनकी अडॉप्शन गवर्नमेंट ने सोचा कि इनकी अडॉप्शन इज़ द बेस्ट क्राइटेरिया फॉर देम टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। तो उसके लिए जो अडॉप्शन है वो पहले सिविल कोर्ट्स में उसके ऊपर डिसीजन देते थे, बट गवर्नमेंट अब क्या चाह रही है कि इसको फास्ट ट्रैक करने के लिए हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये जो पावर्स दे दें, ठीक है। तो अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दी जा रही है, इंक्लूडिंग एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, टू इशू अडॉप्शन ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 61 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को ही एम्पावर किया जाएगा कि वो इस एक्ट में जो अडॉप्शन की जो प्रोसीजर्स हैं उनको उनकी स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन को देखें, और इन फेवर ऑफ चिल्ड्रन जो कि डिस्ट्रेस्ड कंडीशन में चिल्ड्रन हैं उनके फेवर में जो है वो जो भी हो सकता है वो करें, ठीक है। तो इशू क्या आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो पहला जो हमारा जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट है, उसमें क्या कहा गया है कि अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड जो है उसका फाइनल डिसीजन जो है वो सिर्फ एक कोर्ट दे सकता है, सिविल कोर्ट, ठीक है। लेकिन जो अब बिल है वो कह रहा है कि नहीं, कोर्ट नहीं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो अडॉप्शन के जो ऑर्डर्स है वो दे सकता है, ठीक है। तो जितने भी पेंडिंग मैटर्स जो अडॉप्शन के जो कोर्ट के पास पड़े हैं जितने भी, वो सारे जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अब आ जाएंगे और वो जो है वो इस पर डिसीजन ले सकेगा, ठीक है। तो ऐसे 629 अडॉप्शन केसेस जो है वो पेंडिंग है अलग अलग कोर्ट्स में, उन्हीं की एक्सपीडिट अडॉप्शन प्रोसीडिंग करने के लिए, ताकि जल्दी अडॉप्शन के जो प्रोसीडिंग्स है वो खत्म हो सकें, उसी को ही फास्ट ट्रैक करने के लिए अमेंडमेंट आई है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसकी जो है जो एक तरह से पहले जुडिशियल मैटर था उसको हम एक तरह से अब एग्जीक्यूटिव मैटर बना रहे हैं, क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में जो है ये पावर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ जो है हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो ये सारी पावर्स जो हैं अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास चली जाएंगी तो जो कोर्ट है उसकी वो बहुत सारे केसेस की एक तरह से जो केस में जितने भी मेरिट है आर्गूमेंट में उन सबको देख के ही जजमेंट देता है, बट अब ये सारी पावर सिर्फ एक पर्सन के पास चली जाएंगी, एक इंस्टीट्यूशन के पास चली जाएंगी, वो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चनिंग हो रही है। बैकग्राउंड क्या है इसका, ठीक है। तो बैकग्राउंड ये है कि जो भी चिल्ड्रन जो कन्फ्लिक्ट में होते हैं, जो कन्फ्लिक्ट में हैं, तो उन चिल्ड्रन की जो अडॉप्शन के लिए इसमें प्रोविजंस थे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, ठीक है। और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस बताता था ये एक्ट कि कैसे डोमेस्टिक और इंटर कंट्री अडॉप्शन जो है वो ऑर्फन या अबैंडन्ड या सरेंडर्ड चिल्ड्रन का किया जा सकता है, उसके लिए पूरा प्रोसेस बताता है ये एक्ट, ठीक है। तो उसमें उस एक्ट के अंदर जो है वो पहले सारी पावर जो कोर्ट के पास होती थी डिसाइड करने की, वो सारी पावर्स अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी जा रही हैं इस अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है।
अब इसके अंदर एक एक्ट है, आई एम सॉरी, इसके अंदर एक अथॉरिटी है, सेंट्रल अडॉप्शन रेगुलेशन अथॉरिटी, ठीक है। तो उसको देख ले, जिसको हम कारा कहते हैं, उसको देख लेते हैं हम थोड़ा सा क्या होता है, ये क्यों इस एक्ट में है। जब एक पर्सन अगर बाहर रह रहा है, अब्रॉड में रहता है, और उसको अपने किसी रिलेटिव से, जो इंडिया में रहते हुए रिलेटिव से जो है वो चाइल्ड को अडॉप्ट करना है, तो उसको पहले एक ऑर्डर लेना पड़ता था कोर्ट का, और एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम कारा लेना पड़ता था, ठीक है। तो कारा क्या है वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। कारा है हमारा इन कंट्री अडॉप्शन का जो है वो फैसिलिटेट करता है, हमारी एपेक्स बॉडी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और उसको डेजिग्नेट किया गया सेंट्रल अथॉरिटी फॉर रेगुलेटिंग इंटर कंट्री अडॉप्शन। एक कंट्री से दो कंट्रीज़ के बीच में जो अडॉप्शन होगी, जैसे यूएस के कोई जो पर्सन है, अगर वो इंडिया में से किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो इंटर कंट्री अडॉप्शन हो गया ये, ठीक है। तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए कारा को बनाया गया था, ठीक है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर ही आती है, अंडर, और ये एक ऑटोनॉमस बॉडी भी है, ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है, ठीक है। तो ये अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन, अबैंडन्ड एंड सरेंडर चिल्ड्रन जो है उसको जो है वो डील करती है उससे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीएलआई स्कीम फॉर टेलीकॉम सेक्टर। तो ये आपको पता है पीएलआई स्कीम क्या है, हमने कई बार डिस्कस किया है। इसमें रोज़ हर कुछ टाइम बाद जो है वो कोई ना कोई न्यू सेक्टर डाल दिया जाता है टू प्रमोट दैट सेक्टर। तो हम देखते हैं कि अब जो पीएलआई स्कीम है उसके अंदर अब टेलीकॉम सेक्टर को भी डाल दिया गया है, ठीक है। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि प्रोडक्शन लिंक जो इंसेंटिव स्कीम है उसमें टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स जो हैं उसको भी अब वो इंक्लूड करेंगे, और बजटरी एलोकेशन दे दी है उसको, वट एवर दैट इज़, यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस अमाउंट, बट देखते हैं इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ताकि जो टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स इंडिया में बनते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए ये स्कीम में, पीएलआई स्कीम में टेलीकॉम सेक्टर को भी इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स का, मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट्स होंगे उसका एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी तो एक्सपोर्ट्स भी ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है कि मिनिमम एक इन्वेस्टमेंट लिमिट होनी चाहिए 4 ईयर्स की। अब देखो ये जो स्कीम है ये कैसे शुरू हो रही है, 2019 से 20 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी जो है सेल्स को देखा जाएगा, जो नेट सेल्स जो एक तरह से होगी उनकी, उसके हिसाब से देखा जाएगा, और आने वाले जो 4 साल, इसके बाद के जो 4 साल हैं उसमें जो है इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट को देखा जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर जो है वो सेल्स को देख रहे हैं, क्योंकि उसमें तो इन्वेस्टमेंट अब तो निकल गया ये साल एक तरह से, तो इसमें इन्वेस्टमेंट, इसमें जो है सेल्स को देख रहे हैं कि कितनी सेल्स हुई है इस एक कंपनी की, टेलीकॉम कंपनी की, उसके हिसाब से इंसेंटिव्स मिलेंगे। और जो नेक्स्ट 4 ईयर्स हैं, जो आने वाले 4 साल हैं, उसमें जो है वो की इन्वेस्टमेंट, वो कंपनी कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, उसके ऊपर जो है इंसेंटिव्स डिसाइड होंगे, ठीक है। तो इसमें होता क्या है देखते हैं कि एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो थ्रेश होल्ड रख दी गई है एमएसएमईज के लिए 10 करोड़ रुपीज़ की, ठीक है। अब उसके हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट कितनी करते हैं उसका 7% से लेके 4% तक जो है मतलब एक तरह से वो रख दिया गया है क्राइटेरिया, उसके हिसाब से उनको इंसेंटिव्स मिलेंगे, ठीक है। समझ लो जैसे कि उन्होंने 10 करोड़ ही लगा लो, 10 करोड़ की अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, तो बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस उनको 7% या 4% के हिसाब से उनको जो है वो भरपाई कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी, ठीक है। तो उनको वो एक इंसेंटिव मिलेगा, अब वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो सेल बढ़ेगी उनकी, और हमारी मैन्युफैक्चरिंग अगर बढ़ेगी, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होगी, इकोनॉमी किक स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इसीलिए ये स्कीम बनाई गई है। 100 करोड़ की जो है वो थ्रेश होल्ड रखी है, मिनिमम थ्रेश होल्ड 5 ईयर्स के लिए, बाकी कंपनीज़ के लिए, ठीक है। एमएसएमई से अलावा जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनके लिए 100 करोड़ की जो है इन्वेस्टमेंट की थ्रेश होल्ड लिमिट रखी है, ठीक है। एक इंडिया जो है वो अब ग्लोबल हब बनाना चाहता है मैन्युफैक्चरिंग का अपने आप को, टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। अब इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन जो है 2 लाख करोड़ की एक्सपेक्ट की जा रही है कि इस स्कीम की वजह से 2 लाख करोड़ की जो है वो प्रोडक्शन हो जाएगी अगले 5 साल में टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स में, ठीक है। और अराउंड 3000 करोड़ तक की जो है इन्वेस्टमेंट आने का चांस है इसमें, और जिससे कि बहुत ज़्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ठीक है। अब ये पीएलआई स्कीम क्या है, जो 1 अप्रैल 2020 को इसको लॉन्च किया गया था, और इंसेंटिव देने की बात की गई थी कि 4% से 6% जो इंक्रीमेंटल सेल्स हैं ओवर बेस ईयर, ठीक है।
तो मतलब कि अगर समझ लो जितनी भी उनकी सेल हो रही है उसका जो है उसके हिसाब से उनको 4% से लेकर 6% तक जो है इंसेंटिव दिया जाएगा कंपनीज़ को, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में, ठीक है, एलिजिबल कंपनीज़ को, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करती हैं, ठीक है। तो फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 2019 और 20 जो है वो उसका बेस ईयर है, ठीक है। तो ये हमने स्कीम तो कई बार पढ़ ली है वैसे, पीएलआई स्कीम। सो दिस टाइम दे हैव आल्सो इंक्लूडेड टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग सेक्टर इनटू दिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी फॉर इंडिया। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है उसने ड्राफ्ट जो ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी है उसको पब्लिक डोमेन में रखा और कमेंट्स मांगे हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं क्या डिटेल देखते हैं इसकी। उन्होंने एक विजन आउटलाइन जो है वो किया है और स्ट्रेटजी बताई है कि कैसे हम अपने ओशैनिक रिसोर्सेज जो हैं उसको हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं और सस्टेनेबल फॉर्मेट में हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। जिससे कि हमारे जो ब्लू इकोनॉमी जो है वो इंडिया की जीडीपी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सके, हमारी जो कोस्टल कम्युनिटीज़ की लाइफ है वो इम्प्रूव हो सके, फिर हमारी मरीन बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व हो सके और जो नेशनल सिक्योरिटी है मरीन एरियाज़ की और रिसोर्सेज की वो भी हम इंश्योर कर सकें। तो उसके लिए उन्होंने पूरी ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी जो है वो इंडिया की बताई है, ठीक है। अब ब्लू इकोनॉमी होती क्या है उसको भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि एक नेशनल इकोनॉमी का ही एक सबसेट है, उसी का एक पार्ट है जिसमें ओशन रिसोर्सेज जो है वो जो है हमारे एक तरह से रिसोर्स जनरेट करेंगे, ऑप्टिमल प्रोडक्शन करेंगे हमारे रिसोर्सेज की, जिससे हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, ठीक है। अब इससे ह्यूमन मेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन मरीन मैरीटाइम एंड ऑनशोर कोस्टल जोन्स, इन सब को भी बढ़ाने की बात की जा रही है इस इकोनॉमी ब्लू इकोनॉमी को जो है वो एक तरह से पुश करने के लिए, ठीक है। फिर ऐसे प्रोडक्शन करने की, ऐसे गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन करने की बात की जा रही है जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके और हमारी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर की जा सके ब्लू इकोनॉमी के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसमें, ठीक है। और वो कौन से, हमारी ब्लू इकोनॉमी किसको डील करती है, जो ओशैनिक रिसोर्सेज हैं हमारे उनका हम मैक्सिमम कितना अच्छा हम उसका यूज़ कर सकते हैं, उसी के ऊपर ये जो हमारा ब्लू इकोनॉमी का जो हमारे ड्राफ्ट जो पॉलिसी है वो इसके ऊपर डील कर रहा है, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है इस पॉलिसी की, कि हमारी जो कोस्ट लाइन है वो 7,500 किलोमीटर्स की है, हमारे पास 1382 आइलैंड्स हैं, 199 पोर्ट्स हैं जिसमें से 12 मेजर पोर्ट्स हैं। इंडिया का एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो ऑलमोस्ट 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का है, ठीक है। फिर हमारी कोस्टल इकोनॉमी जो है वो 4 मिलियन फोक जो हैं, फिशरमैन जो होते हैं हमारे, ऑलमोस्ट 40 लाख फिशरमैन और कोस्टल कम्युनिटीज़ उस पर डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं, ठीक है। फिर हमारा जो SDG 14 है, अब जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 है, वो भी ये कहता है कि हम कैसे सस्टेनेबली जो है हम अपने ओशंस को और सीज़ को और मरीन रिसोर्सेज का हम कैसे यूटिलाइज करें, वो उससे डील करता है SDG 14। तो इसी कंटेक्स्ट में ही हमारा SDG 14 को ही फुलफिल करने के लिए हमारा जो ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी का जो है एक तरह से जो हमारा ये डॉक्यूमेंट है ये उसी की तरफ बात कर रहा है कि हम कैसे जो है ब्लू इकोनॉमी को हम पुश कर सकते हैं, हम कैसे उसको रिवाइव कर सकते हैं, ठीक है। अब फीचर्स क्या हैं इसके, फीचर्स जो हैं ये हम कहता है कि हमारे नेशनल जो ग्रोथ है हमारी, उस पे जो है जो हमारी नेशनल ग्रोथ, जो ब्लू इकोनॉमी जो है वो एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर है हमारी नेशनल ग्रोथ में। तो इसलिए हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हमको उसको आगे लेके जाना ही पड़ेगा। तो वो 7 थीमेटिक एरियाज़ दे रहा है कि कौन कौन से, अगर ब्लू इकोनॉमी को हमको पुश करना है, हमको उसको बढ़ाना है, तो हम कौन कौन से एरियाज़ के ऊपर हमको फोकस करना पड़ेगा, वो ये 7 थीमेटिक एरियाज़ बता रहा है। नेशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है ब्लू इकोनॉमी के लिए, ताकि हम उसको, जो हमारी ब्लू इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं उसकी हम करेक्ट वैल्यूएशन कर सकें और उसकी हम गवर्नेंस अच्छी तरह से कर सकें। फिर ये प्लानिंग और टूरिज़्म की बात कर रहा है कोस्टल एरियाज़ की, ठीक है, कि अच्छा हम अगर टूरिज़्म का और प्लानिंग कर दें तो वहाँ पर जो है अच्छी ग्रोथ हो सकती है, वहाँ पर इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल अगर टूरिज़्म हम ले आएँ तो उससे हमारी कंट्रीब्यूशन टूरिज़्म सेक्टर की बढ़ सकती है इन कोस्टल एरियाज़, ठीक है। फिर मरीन फिशरीज़, एक्वा कल्चर, फिश प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ जो ये उस एरिया में, फिर लॉजिस्टिक्स, ये सारे ऐसे 7 थीम्स हैं, उनके ऊपर ही ब्रॉडली ये फोकस कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए इसमें से आप कि 7 थीम्स के बारे में बात कर रहा है, आप कुछ इसमें से थोड़े बहुत याद रख लेना इन केस ऑफ राइटिंग एन आंसर फॉर मेंस, ठीक है। आपको ब्लू इकोनॉमी पता होना चाहिए क्या है, ये पूरा एक तरह से डेफिनेशन दी है।
फिर थोड़ी सी सिग्निफिकेंस पता होनी चाहिए आपको, बिल्कुल एक आंसर के फॉर्मेट में आपको ये बना दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप याद कर लेना, आपको एक तरह से रेडीमेड आंसर मिल जाएगा कि ब्लू, अगर कभी ऐसा आ गया क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ब्लू इकोनॉमी, डज इंडिया हैव एनी पॉलिसी रिगार्डिंग द सेम, कमेंट, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको एक तरह से ये रेडीमेड आंसर ही आपको मिल गया है, ठीक है। तो इसको आप देख लेना, इसके ऊपर आप एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लेना। वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स, until then goodbye and take care.